हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर और इनके बीच में डिफरेंस। आज के लेक्चर के बाद में आपके इस टॉपिक से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने हैं और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कुछ बहुत अच्छे कंसेप्ट आपको मिलने वाले हैं। बस मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। आपके नीट में और मेंस में 4 मार्क्स यहाँ पक्के होने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ हीट इंजन की। हम सबसे पहले बात करेंगे हीट इंजन की। हीट इंजन बेसिकली करता क्या है, ये एक हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट लेगा। ठीक है, हीट लेगा, इसको हम बोल देते हैं Q1 और उससे ये एक वर्क डन निकालेगा, उस हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ यू कैन नॉट कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू वर्क। तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन भी होने वाला है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स लॉ आप इस हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक हीट रिजेक्शन भी होने वाला है और इसको मैं नेम दे रहा हूँ Q2। इसको मैंने नेम दे दिया Q2। और जो हीट सिंक होगा, जहाँ पे ये हीट रिजेक्शन जिस जाने वाली है, जहाँ पर वहाँ का जो टेम्परेचर है वो T2 है। तो जो सोर्स जहाँ से कि हीट आएगी वहाँ का टेम्परेचर T1 है। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। ये मस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है। देखिए, अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ एक स्टेटमेंट और देता है कि जो हीट है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करेगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो हीट है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करेगी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। हाँ, अगर हम कोई एक्सटर्नल वर्क करें इसके ऊपर तो जरूर पॉसिबल है कि आप हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ आप भेज सकते हैं, फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप वर्क ऑन द सिस्टम नहीं कर रहे हैं। आपको वर्क सिस्टम से वर्क चाहिए और वर्क सिस्टम से कब मिलेगा? ये मिलेगा आपको हायर टेम्परेचर सोर्स से जो हीट मिलेगी उसको वर्क में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसी को, उस डिवाइस को ही हीट इंजन बोलते हैं। ठीक है, जो ये इंजन है, हीट इंजन बेसिकली क्या करेगा कि ये इस हीट को लेगा और उसको वर्क में कन्वर्ट करेगा और इसके बदले में कुछ हीट रिजेक्शन होगा जो कि Q2 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि Q1 तो है वो है आपका हीट सप्लाइड और यहाँ पे Q2 है वो है हीट रिजेक्शन। HS हीट सप्लाइड, HR हीट रिजेक्शन। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हीट सप्लाइड होगी वो हमेशा हायर टेम्परेचर सोर्स से होगी। अगर यहाँ पे T1 हायर है तो ही हीट इधर से आएगी। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम बात यहाँ करते हैं कि यहाँ वर्क डन कितना मिलने वाला है हमको। तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि वर्क डन जो आपका होने वाला है वो हो रहा है Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2। हीट सप्लाइड इक्वल्स टू वर्क डन प्लस हीट रिजेक्शन। आपको इससे आपको ये दोनों चीज मिल रही है। डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने वाली है। ठीक है, अब यहां पर वर्क डन आपको मिल जाएगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की। देखिए, एफिशिएंसी है ना, हमेशा एक ही रहती है। मतलब इसका जो फिक्स फॉर्मूला है जो हर सब तरह की कंडीशंस के लिए वैलिड है वो है आउटपुट अपॉन इनपुट। कि आपको कितना तो आउटपुट मिला है, और कितना आपने इनपुट दिया है, इसी से एफिशिएंसी डिसाइड होती है। तो यहाँ पे वही है, आउटपुट में क्या है भाई? आउटपुट में है वर्क डन। बिल्कुल सही, आउटपुट में हमको क्या मिल रहा है? वर्क डन मिल रहा है। तो यही तो चाहिए हमें सिस्टम से, और हम सिस्टम को दे क्या रहे हैं? इनपुट क्या दे रहे हैं? हीट सप्लाइड। ठीक है, तो ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया, हीट सप्लाइड अपॉन वर्क डन। अब आपने निकाला हुआ है वर्क डन कितना है यहाँ पे? वर्क डन है यहाँ पर जी Q1 माइनस Q2। और हीट सप्लाइड कितनी है? हीट सप्लाइड देखिए Q1 है। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस Q2 बाय Q1। अब देखिए, कुछ चीजें समझने वाली है, ध्यान देने वाली है। जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहां पे मैं आपको ये बता दूं कि थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की हम बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजेक्शन होना ही होना है। अगर रिजेक्शन होना ही होना है तो Q2 को होना ही होना है। मतलब Q2 कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, अब Q2 जीरो हो नहीं सकती। Q2 Q1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। तो Q1 का जो रेंज है वो 0 से लेकर के Q1 के बीच में ही रहना है। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें कि Q2 0 पॉसिबल नहीं है और Q1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये वैल्यू जो है Q2 बाय Q1 की, मैं इस पूरी वैल्यू की बात कर रहा हूं Q2 बाय Q1 की, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगी आपके 0 से लेकर के, 0 से ये बड़ी होगी
और ये 1 से छोटी होगी, 0 से तो ये बड़ी होगी और 1 से ये छोटी होगी। तो कहीं ना कहीं जो ये Q2 बाई Q1 की जो वैल्यू है ये इन दोनों के बीच में वेरी करेगी। और यही रीजन है कि जो एफिशिएंसी है वो आपकी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि Q2 आपका पूरा रिजेक्शन में नहीं जाएगा, वर्क डन थोड़ा बहुत तो मिलना ही मिलना है। तो Q2 विल नॉट बी इक्वल टू Q1, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, Q2 विल नॉट बी इक्वल टू Q1 एंड Q1 कैन नॉट बी 0। सो आपको जो एफिशिएंसी मिलने वाली है वो 100% एफिशिएंसी भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आपको पता चल गया होगा कि 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती, आपको पता चल गया होगा 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं होती, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने बात करी है हीट इंजन की, ठीक है, हमने एफिशिएंसी की बात कर ली है, हमने ये बता दिया है कि 100% एफिशिएंसी क्यों नहीं हो सकती, और दूसरा जीरो एफिशिएंसी तभी पॉसिबल है जब आपका वर्क डन 0 हो, आपकी सारी की सारी जो आपने हीट ली है वो कि पूरा रिजेक्शन में चले जाए, तो वो इंजन तो किसी काम का ही नहीं है, जो वर्क ही नहीं देगा तो काई का हीट इंजन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एफिशिएंसी विल एग्जिस्ट इन बिटवीन 0 to 100, इन बिटवीन, ओके, नॉट इक्वल टू 0 and 100, ठीक है, ओके। चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ हीट पंप की। देखिए अब थोड़ा आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, देखिएगा, मैं हीट पंप की बात करता हूँ, ओके, ठीक है। देखिए हीट पंप, अब हीट पंप और हीट इंजन, देखिए यहाँ पे मैं डिफरेंस की भी साथ में बात किए जा रहा हूँ। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, सॉरी, हीट पंप और हीट इंजन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि एक तो वर्क लेता है और एक देता है। हीट इंजन तो वर्क देता है और हीट पंप वर्क लेता है, ये ध्यान रखिए। तो इसके डायग्राम में देखो कितना सा फर्क आने वाला है, देखिए देखिए, बिल्कुल ये आएगा आपका T1 और यहाँ पर से की हीट है Q1। अभी मैं इसमें और आगे बहुत डिटेल में अच्छी अच्छी बातें होने वाली हैं। यहाँ पे वर्क का एरो चेंज कर देना भाई, क्योंकि ये वर्क लेगा देगा नहीं हीट पंप, हाँ, बदले में क्या करेगा वो बताता हूँ मैं आपको, आप समझ गए होंगे ये बदले में क्या करने वाला है। देखिए इस पेपर को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखाई दे। देखिए ये मैंने यहाँ कर दिया है T2 और ये हो गया Q2। अब बेसिकली अब यहाँ पे वर्क डन यहाँ तो मिला और क्यों मिला ये आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है कि वर्क क्यों मिला है, और यहाँ वर्क दे रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जो वर्क आप देंगे ना, जो आप यहाँ पे जो आप वर्क देने वाले हैं इसको, ये बेसिकली करेगा क्या, ये हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है कहाँ से, ये यहाँ पे T1 से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है और ये लो टेम्परेचर है। यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे T1 है वो लेस देन T2 है, मतलब यहाँ पे T2 ज़्यादा है, और आप जो हीट जो फ्लो करवा रहे हैं, वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ करवा रहे हैं। देखो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि हीट पंप में क्या हो रहा है, यहाँ पे तो जो हीट फ्लो हो रही है, देखिए हीट इंजन में जो हीट फ्लो हो रही है ना, ये हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो हो रही है, हायर से लो, और आपको वर्क मिल रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट जो फ्लो हो रही है वो हो रही है लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर। और ये पॉसिबल तभी है जब आप पे सिस्टम पे कोई वर्क करें, आप सिस्टम पे वर्क करें तभी ये पॉसिबल है कि आप हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो करवा सके। तो ये इसलिए ये वर्क करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। हमको वर्क क्यों करना पड़ रहा है कि हम हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लो बॉडी टेम्परेचर से और दे रहे हैं हायर बॉडी टेम्परेचर पे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ओके। तो यहां पे अब वर्क क्या होगा, यहाँ पे वर्क क्या होने वाला है, देखिए वैसे तो मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूं कि जो यहाँ पे वर्क जो होने वाला है ये इक्वल होने वाला है Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस W। कहने का मतलब हो क्या रहा है, आपने वर्क दिया और आपने वर्क जो दिया है और साथ में आपने Q1 हीट एक्सट्रैक्ट करी है, उसी से तो आपको Q2 मिला है, और तभी तो Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस W हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या किया है, वर्क किया है, वर्क दिया सिस्टम को, आपने Q1 एक्सट्रैक्ट करी सिस्टम से और फिर निकल के आई Q2, तो इसलिए Q2 इक्वल टू Q1 प्लस W। अब यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली बात है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए मैं आपको इसका बहुत ही शानदार मेथड बताने वाला हूँ कि आप कैसे निकालेंगे। देखिए पहले तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ हीट इंजन पे, वापिस आ जाइए हीट इंजन में। देखिए यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर कितने लोग रूम के अंदर आ रहे हैं, देखिए आप एरो को देखिए, सिर्फ Q1 इस रूम के अंदर आए, ये जो सिस्टम इसको मान, आप इसको देखिए, इसको ये जो बीच में इसको रूम मान लीजिए, इसमें अंदर कौन आ रहा है, Q1, ठीक है, Q1 अंदर गया और बाहर कौन निकला, Q2 और W, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जितनी चीज अंदर जाएगी उतनी तो बाहर आने वाली है। तो Q1 अंदर गया और बाहर आया WQ2, तो Q1 विल बी इक्वल टू WQ2 और नॉट, भाई Q1 अंदर गया, देखिए Q1 तो अंदर गया और बाहर क्या निकला, W और Q2, तो ये दोनों इक्वल होगी क्योंकि जो अंदर गया उतना ही तो बाहर आने वाला है।
सिस्टम में आपने आपने अपने पर्स में 10 रुपए रखे और जब आप वापस निकाल रहे हो तो 10 ही तो निकलेंगे उसमें से। हाँ, अब आपने दुकानदार को 10 रुपए दिए, बदले में उसने 5 मांस के आपको 2 सिक्के दे दिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आपने Q1 दिया और ले लिया क्या W प्लस Q2। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जाइए, यहाँ पे आपको क्लियर होने वाला है बिल्कुल चीज़ें। यहाँ पे देखिए अंदर कितने लोग जा रहे हैं, W और Q1 अंदर जा रहे हैं, W और Q1 और निकल क्या रहा है Q2। तो W और Q1 इक्वल टू होने वाला है Q2 के। भाई आपने दिया कितना, W और Q1 दिया, अब इतना ही तो बाहर निकलेगा, वो इक्वल होगा Q2 के, ठीक है। वो तो Q2 यहाँ पे इक्वल हो जाएगा Q1 प्लस W। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरह से आप वो लॉ भी लगा सकते हैं, जैसे आपने किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा, है ना, कि जितना करंट जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। आई करंट जा रहा है, I1 I2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे कि जितनी चीज़ जो अंदर जा रही है उतनी ही बाहर निकलेगी। तो अंदर गई है WQ1 और उतना ही बाहर निकलने वाला है Q2। दैट्स वाई Q2 विल बी इक्वल टू W प्लस Q1। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड धीमी कर लेना। ओके, देखिए तो यहाँ पे अब बेसिकली हीट इंजन में और पंप में डिफरेंस क्या है। हीट इंजन है वो आपको वर्क देता है, हीट पंप पे आपको वर्क करना पड़ता है, बदले में ये आपको क्या देती है, हीट फ्लो है वो आपको लो से हाई दे देती है। अब इसका फायदा क्या है, हीट पंप का हम क्यों 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 कर रहे हैं ऐसा। देखिए हीट इंजन से तो आपको वर्क मिल रहा है, ठीक है, तो आप इसको वर्क को आप कहीं मैकेनिकल वर्क में यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने वर्क किया, अब यहाँ पे आपको क्या है, डिजायर्ड प्लेस मिल रहे हैं T1 और T2। कहने का मतलब यहाँ पे आपको लो बॉडी टेम्परेचर है और यहाँ पे हायर बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये आपका डिजायर्ड प्लेस हो ना, ये वाला जो आपका प्लेस है, ये आपका यही आपका मकसद है, यही आपका एम है कि आपको हीट बढ़ानी है। हीट पंप बेसिकली क्या करता है कि आपको पर्टिकुलर किसी प्लेस पे अगर आपको हीट ज़्यादा चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर हाई चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप बाहर जो सिस्टम है जहाँ पे वहाँ से आप हीट को लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो वही तो हीट पंप कर रहे हैं। अब रेफ्रिजरेटर की अब मैं बात करता हूँ, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में बस यही डिफरेंस है कि दोनों का डायग्राम सेम है, ये ध्यान रखना। हीट पंप का भी डायग्राम यही होने वाला है और रेफ्रिजरेटर का भी डायग्राम यही होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर ये सेम डायग्राम रेफ्रिजरेटर का भी है, सेम डायग्राम ये रेफ्रिजरेटर का भी है। तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है सर अगर दोनों ही डिफरेंस क्या है, बस डिजायर प्लेस का। लो बॉडी टेम्परेचर, जो लो बॉडी टेम्परेचर है, लो बॉडी टेम्परेचर ये आपके रेफ्रिजरेटर को बताता है। ये किसको बताएगा, रेफ्रिजरेटर को। और ये आपका हीट पंप। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिजायर प्लेस अगर आपका T1 है तो ये रेफ्रिजरेटर है, अगर आपका डिजायर प्लेस T2 है तो ये हीट पंप है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, होता क्या है, आप रेफ्रिजरेटर में जो सामान रखते हो ना वो सारा यहाँ रखते हो, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। आपने जैसे मान लो कि यहाँ पे ये आपका रेफ्रिजरेटर है, यहाँ पे आपने एक थोड़ा सा गर्म दूध रख दिया है, ठीक है, पीने के लिए गर्म दूध रख दिया है। तो ये इस गर्म दूध से क्या करेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा। और ये आपके जो पीछे रेफ्रिजरेटर के पीछे जो आपके हीट निकलती है ना, वो ये T2 है, ये T2 है, ओपन एरिया में ये T2 है। तो ये रेफ्रिजरेटर बन गया आपका, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे आप सारा सामान जो रखते हो ना रेफ्रिजरेटर में, दूध हो गया वगैरह कुछ भी गर्म जो चीज़ हो गई, तो ये ठंडी कैसे होती है, यहाँ से आप वर्क करते हो कंप्रेसर के थ्रू। ये जो वर्क मिला है आपको, आपने इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपने कंप्रेसर चलाया है और ये कंप्रेसर क्या करेगा, हीट को फ्लो करवाएगा लो बॉडी से हायर बॉडी की तरफ। और जो ये लो बॉडी जो टेम्परेचर है, ये जो लो बॉडी टेम्परेचर है, यहाँ से हीट आपकी एक्सट्रैक्ट होगी, मतलब जो आपके दूध दही वगैरह जो भी आपने रखे हुए हैं, यहाँ से ये हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको और ठंडा कर देगा और इसको पीछे की तरफ फेंक देगा, जहाँ पे आपको थोड़ा सा गर्म फील होता है, जहाँ पे तो आपको लगता है हीट फील होती है। और हीट पंप बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया, आपका डिजायर प्लेस उसमें T2 हो गया, T1 नहीं है, बस यही डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों का डायग्राम सेम होता है, फर्क होता है तो सिर्फ डिजायर प्लेस का। प्रोसेस यही है, हीट इंजन में वर्क मिलता है, हीट पंप से वर्क मैं उल्टा बोलने जा रहा था। हीट इंजन से आपको वर्क मिलता है और हीट पंप पे आप वर्क करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब बता दिया मैंने आपको, समझ में बिल्कुल आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट्स हैं ये मैंने आपको बताए हैं और यहाँ से आप वर्क डन निकाल सकते हैं, यहाँ से आप वर्क डन निकाल पाएंगे। W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1। देखिए अब मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इस पे ध्यान मत दीजिएगा कि ये Q2 माइनस Q1, या रटना मत इसको कि W इक्वल टू Q2 माइनस Q1 होगा, ये बिल्कुल रटना मत। मैंने आपको बता दिया है, हो सकता है कि वहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे इसको तो T1 बोल दे, समझ रहे हो। यहाँ पे जो हायर टेम्परेचर सोर्स है वो हमने क्या लिया है,
T2 लिया है, पर हो सकता है कि यहाँ पे आपको एग्जामिनर यहाँ पे T1 कर दे, यहाँ T2 कर दे, तो ये जो आपका फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा, वो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है ना? आप बात को समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैसे वर्क को निकालना है। आपको चीज़ों को रटना नहीं है, रटने में गड़बड़ हो सकती है। IIT मेंस में दिमाग के साथ, नीट में भी दिमाग के साथ खेला जाता है, वो आपके कंसेप्ट को चेक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब मैं एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, क्या बहुत इंपॉर्टेंट, कि हीट इंजन में तो हम निकालते हैं एफिशिएंसी, हीट इंजन में तो हम क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी। लेकिन हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में हम एफिशिएंसी नहीं निकालते हैं, हम निकालते हैं COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। हम क्या निकालते हैं? COP। अब ये COP क्या होगा? देखिए, जो COP जो आपका हीट पंप का होने वाला है, जो COP जो आपका हीट पंप का होगा, वो होने वाला है आपका, मैं आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ और फिर उसके बारे में आपको समझाता हूँ, ठीक है? उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे इसको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये जो आपको COP जो आपको मिलने वाली है इस केस में, इसमें आपको ये जो फॉर्मूला बनने वाला है वो आपका ये बनने वाला है Q2 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो बनने वाली है वो आपकी बनेगी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। फर्क बस छोटा सा फर्क है, यहाँ पे Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1। ये बात ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा और इजी करके बताता हूँ। ये Q1 अपॉन वर्क डन, और ये Q1 जो है ना, ये इसमें Q1 जो है वो स्मॉल है Q2 से। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, तो इससे आपको एक कंसेप्ट और मिलेगा। देखिए, जो फॉर्मूला होता है ना COP का, जो वो होता है कि जो हीट जो सप्लाई हुई है, जो डिजायर प्लेस पे जो हीट सप्लाइड है, हीट पंप के केस में क्या है कि जो आपने टोटल हीट जहाँ पे दी है ना, ये आपने टोटल हीट किसको पहुंची है? हीट पंप को ये टोटल हीट जहाँ पे डिजायर प्लेस है आपका, वहाँ पे पूरी जो हीट पहुंची है वो Q2 है, और डिवाइडेड बाय वर्क डन, आपने वर्क डन कितना किया है, दैट इज योर COP, ठीक है? और वहीं पे जब रेफ्रिजरेटर की COP की बात करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है? Q2 की जगह बस Q1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिजायर प्लेस है ना आपका, वो कौन सा है? वो आपका है जहाँ पे लो टेम्परेचर है, और वहाँ से आपने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी है? Q1 आपने हीट एक्सट्रैक्ट करी है। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो Q1 अपॉन वर्क डन होगा। अब इसमें आपको एक चीज़ पता पड़ गई होगी, क्योंकि Q1 इज लेस देन Q2, तो COP जो रेफ्रिजरेटर की है, COP ये ध्यान रखना, COP जो रेफ्रिजरेटर की है वो छोटी होगी किससे? हीट पंप से। किससे छोटी होगी? हीट पंप से। और कितनी कम होगी? मैं ये भी लिख देता हूं, ये होगी हीट पंप से -1, ठीक है? ये COP जो है रेफ्रिजरेटर की, वो HP से कम ही होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे Q2 बड़ा है और Q1 छोटा है, वहां पे Q1 बड़ा है और Q2 छोटा है, ठीक है? सॉरी, मैं उल्टा शायद बोल गया हूँ, Q2 वहाँ पे बड़ा है और Q1 छोटा है, ठीक है? इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए हैं, डेटाज आपके चेंज हो सकते हैं, आपकी जो आपने नॉमिनेशंस दिए हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर तीनों के बारे में अच्छे से समझा दिया है, इनकी COP के बारे में बता दिया है, बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और अब यहाँ से बाहर आपको कुछ नहीं होने वाला। अब इसमें हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बात करने जा रहा हूं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर में, ठीक है? हम फिर से मैं बात करता हूं हीट इंजन की। देखिए, हीट इंजन के बारे में फिर से हम बात करते हैं। देखिए, हीट इंजन में मैंने आपको बताया था कि जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, जहां पे कि Q2 इज लेस देन Q1 है, ठीक है? एक इसका फॉर्मूला और होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, जो कि आप कार्नोट साइकिल से भी निकाल के देखते हैं, यहाँ कार्नोट साइकिल से भी निकल के आता है। एक फॉर्मूला इसका ये भी आता है, और यहाँ पे भी T2 जो है, कहने का मतलब जो सोर्स है ना आपका, जो Q2 पे आपका टेम्परेचर सोर्स क्या था? T2 था, और T1 पे जो टेम्परेचर सोर्स था वो क्या था? T1 था, ठीक है? एक ये भी फॉर्मूला होता है। अब जनरली आपको जो बताया गया है वो ये है कि Q2 इक्वल टू Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1, ये बताया गया है कार्नोट में। अब इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये कंडीशन तभी वैलिड है जब प्रोसेस रिवर्सिबल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात है, मैं बता रहा हूं आपको। ये तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस कैसा हो? रिवर्सिबल प्रोसेस हो। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है। तो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस दिस इज नॉट इक्वल, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज नॉट इक्वल। ये बिल्कुल आप बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है, इस पर कभी भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है? रिवर्सिबल अगर प्रोसेस होगा तब ये कंडीशन वैलिड है कि Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 बाई T1। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा इसमें Q2 अपॉन जो Q1 है, Q2 अपॉन जो Q1 है, इट विल बी ग्रेटर देन T2 बाई T1, इट विल बी ग्रेटर देन T2 बाई T1 अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल, अगर प्रोसेस क्या है इरिवर्सिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा आने वाली है, और वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी इरिवर्सिबल प्रोसेस की ये नहीं होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये एफिशिएंसी नहीं होती है। उसके लिए जो करेक्ट फॉर्मूला है वो ये वाला है, ये ध्यान रख लो, इस चीज़ को लिख लो, बहुत नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में Q2 अपॉन Q1 जो है वो ग्रेटर होगा T2 बाई T1 के। कहने का मतलब यह है कि हमेशा, इसीलिए हम कहते हैं कि जो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन है ये हमेशा ग्रेटर होती है एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन, एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन, इसको नोट कर लेना। एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन, और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्यों है मैंने आपको बता दिया है, इस चीज़ को नोट कर लेना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके, मान लो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको उस क्वेश्चन को करना है, इसी कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन है और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए उस क्वेश्चन ये है कि इफ हीट सप्लाइड इज Q1 इज इक्वल टू 2000 जूल and Q2 is equal to heat rejection is equal to 1000 joule and the temperature source T1 is equal to make it 700 Kelvin, make it 700 Kelvin, and T2 is equal to say 200 Kelvin. फाइंड आउट द एफिशिएंसी, और आपसे यहाँ पे अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछ लिया है। अब देखिए, अगर आप मान लो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला जो लगाते हो 1 माइनस T2 बाय T1, तो आपकी वैल्यू क्या आने वाली है 200 डिवाइडेड बाय मेक इट 600 टू फॉर द इजी कैलकुलेशन, ओके, फॉर इजी कैलकुलेशन मेक इट 800 केल्विन, राइट, फॉर इजी कैलकुलेशन 800 केल्विन, राइट, एंड द वैल्यू विल बी 1 by 4 and the efficiency will be 3 by 4. If you calculate the efficiency, it will comes out efficiency is 75%, right? Now same data we will calculate by the above value, means Q1 and Q2. Now efficiency will come yours 1 minus Q2 upon Q1. तो यहाँ पे जो efficiency आपके मिलने वाली है, आपको पता चल गया होगा कि ये आपकी efficiency जो बनने वाली है वहाँ 50% बनने वाली है, 1 minus 1 upon 2, और efficiency आपकी आने वाली है परसेंटेज में अगर आप निकालेंगे तो ये निकलेगी 50%। अब कौन सा आंसर सही है, ये या ये? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आंसर जो मोर एक्यूरेट जो आंसर देगा वो आपको ये देगा। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, अगर आपका नीट में IIT मेंस में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है। और ये, हाँ,